आज हम लोग सोशल साइंस पढ़ेंगे और सोशल साइंस में हम लोग आज देखेंगे ज्योग्राफी को, जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, उसको हम लोग देखेंगे। द अर्थ आवर हैबिटेट, पृथ्वी हमारा आवास। तो इसका हम लोग आज पहला चैप्टर को देखेंगे। पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जो सोलर सिस्टम में पृथ्वी है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। तो जब देखिए यहाँ पे, जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सनसेट हो जाएगा, ठीक है, तो आप रात में देखेंगे कि पहले हमको एक चमकीला वस्तु दिखाई देगा डॉट, फिर 2 डॉट दिखाई देगा, और इस तरह से जो है इसकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है काउंट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हो जाएगा एक समय में कि इसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये पूरे चमकीले वस्तु से पूरा आकाश भर जाता है। ठीक है, ये जो है बहुत सारे चमकीले वस्तु होते हैं, और कुछ इसमें से जो है कुछ चमकते हैं और कुछ डीम होते हैं। ठीक है, तो और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डायमंड की तरह चमकते हैं। ठीक है, हीरा की तरह आपको चमकता हुआ दिखाई देंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं चमकते हैं। ठीक है, वो पूरा आपको जो है चंद्रमा की तरह जो है पूरा शाइन करते हुए नजर आएंगे। इस चमकीले वस्तु के बीच में हम लोग जो है मून को हमेशा, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा को हम हमेशा देखते हैं। ठीक है, और ये चंद्रमा जो है ये हमेशा एक ही, मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग शेप में होंगे, आपको अलग अलग पोजीशन पे रहता है ये। ठीक है, तो आप एक महीना में जो है चंद्रमा को, एक महीना में एक बार हमको फुल मून दिखाई देता है। कैसा मून दिखाई देगा हमको? एक महीना में फुल मून दिखाई देता है एक बार। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए फुल मून हमको दिखाई देगा सिर्फ एक बार, एक महीना में एक बार हमको फुल मून दिखाई देगा, पूरा फुल चंद्रमा। उसको हम क्या बोलते हैं? फुल मून। उस नाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? फुल मून नाइट या पूर्णिमा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? पूर्णिमा बोलते हैं। उस दिन चंद्रमा हमको पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या फुल मून बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसके 15 दिन के बाद आपको ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फुल चंद्रमा के बाद जब पूर्णिमा हो जाएगा, उसके बाद से जो चंद्रमा का साइज है वो जो चंद्रमा का जो शेप है वो छोटा होते जाएगा। ठीक है, और 15 दिन के बाद हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके बाद जब हमको एक दिन ऐसा आएगा जो 15 दिन के बाद हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलेंगे न्यू मून। क्या बोलते हैं? न्यू मून नाइट या अमावस्या। क्या बोलेंगे? न्यू मून नाइट या अमावस्या। ठीक है, तो आप जब रात में देखेंगे तो पूरा आपको पूरा आसमान में काला दिखाई देगा, और पूरा सिर्फ चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। उस दिन हमको क्या होगा? पूरा क्लियर नाइट में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चमकीला चमकता हुआ सिर्फ तारे नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फुल मून, और हम लोग देख लिए फुल मून और न्यू मून मीन्स अमावस्या। फुल मून मीन्स पूर्णिमा एंड न्यू मून मीन्स अमावस्या। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो रात में है, जो हम रात में तो चंद्रमा दिखाई दे देता है हमको। ठीक है, लेकिन हम उसको दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो चंद्रमा को जो है हम दिन में, डे टाइम में नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य का जो बहुत ज़्यादा चमकीला रोशनी होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, जिसके कारण जो है हम लोग इस सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, ये दिन में नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा और तारे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो तारे हैं वो दिन में नहीं होते हैं, तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण हम इसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य, चंद्रमा और वैसी सारी वस्तुएं जो रात में चमकती है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। क्या बोलते हैं? जो रात में चमकेगी, सूर्य, चंद्रमा, वैसे सारे पिंड जो रात में चमकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंड। क्या होता है मतलब? खगोलीय। यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब क्या होता है? खगोलीय पिंड। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खगोलीय पिंड। तो इसमें से जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, यहाँ पे देखिए, जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं,
वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और बहुत गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, ठीक है। और ये सारे जो है वो किस से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। और इसका जो है अपना खुद का लाइट होता है और अपना खुद का हीट उष्मा होगा और हीट होगा और उसका खुद का अपना प्रकाश होगा। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, जिसका खुद का अपना उष्मा हो, अपना हीट हो, ठीक है, वो गर्म होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, हीट होगा उसका अपना हीट, और अपना लाइट होगा, खुद का अपना लाइट होगा, और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक है। ऐसे खगोलीय पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर स्टार का डिफिनेशन समझ में आ गया। तो स्टार का डिफिनेशन कैसे होगा कि वैसे खगोलीय पिंड जिसका अपना खुद का उष्मा हो और प्रकाश हो, ठीक है, वैसे खगोलीय पिंड को हम लोग, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार बोलते हैं, ठीक है, तारा बोलते हैं, ठीक है, तारे। एक स्टार रहेगा तो तारा, बहुत सारे हैं तो तारे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तारे बोलेंगे, ठीक है, तारा। तो देखिए जो रात में हम लोग को जो टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं, ठीक है, रात में जो हमको टिमटिमाते हुए ट्विंकलिंग स्टार नज़र आते हैं, वो सूर्य के तरह ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके हीट को हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं हम लोग फील करते हैं उसके हीट को और उसके लाइट को, क्योंकि वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं और इतना ज़्यादा दूर होने के कारण वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए उसका जो उष्मा होता है और उसका प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको फील नहीं कर पाते हैं। तो आप नोटिस किए होंगे कि जैसे जैसे जो है हाइट डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो है वस्तुएं छोटी नज़र आती है। जैसे हम अगर एरोप्लेन की बात करें, एरोप्लेन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब हम इसको आसमान में उड़ते हुए देखते हैं तो ये हमको बहुत छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो वस्तु जगह जैसे जैसे दूर होगा वो उतना ज़्यादा छोटा होता नज़र आ जाएगा। तो अब देखिए, जब आप रात में देखते हैं तो आपको कुछ पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है। जब आप रात में देखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ पैटर्न दिखाई देता है, कुछ तारे का हमको पैटर्न दिखाई देगा। जैसे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 3 स्टार देखे होंगे, एक लाइन में आप 3 स्टार देखते होंगे। उसी तरह से जो ऐसे जो ग्रुप होते हैं, ऐसे जो तारों का ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्टलेशंस बोलते हैं। कंस्टलेशन का मतलब क्या होता है, नक्षत्र मंडल। कंस्टलेशन का मतलब क्या होता है, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल, ठीक है। ये हो गया मेरा कंस्टलेशन, ठीक है। तो जैसे कि हम कंस्टलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें से हमारा जो एक कंस्टलेशन है वो है अर्सा मेजर या बिग बियर। इसको याद रखिए, जो अगर कोई पूछे आपसे कि कंस्टलेशन का नाम बताओ तो कौन सा कंस्टलेशन हो जाएगा, अर्सा मेजर या बिग बियर। ये हमारा एक कंस्टलेशन है, एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। तो आप जब रात में देखे होंगे तो आपको इस तरह से जो है एक पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे सप्तऋषि इसको बोलते हैं, 7 तारों का एक समूह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। सप्त का मतलब क्या होता है, सप्तऋषि बोलते हैं। सप्त का मतलब क्या होता है, 7। सप्त का मतलब 7, 7, और ऋषि का मतलब सेजेस, संत, ठीक है। तो इस तरह से जो है सप्तऋषि आपको दिखाई देंगे। और ये जो सप्तऋषि है, ठीक है, ये जो 7 तारों का एक ग्रुप है, ये किसका पार्ट है, ये अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछे जो सप्तऋषि किसका पार्ट है, तो सप्तऋषि किसका पार्ट है, ये अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही एक पार्ट है, ठीक है। जब आप रात में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखते होंगे यहाँ पे एक 3 तारों का ग्रुप होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं या कंस्टलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो प्राचीन टाइम था, एंशिएंट टाइम, बहुत पहले, उस समय में जो लोग थे वो क्या करते थे, जो इस तारों की सहायता से डायरेक्शन ज्ञात करते थे, ठीक है। ये जो है किस दिशा में हम लोग अभी जा रहे हैं, मान चलिए समुद्र में अगर कोई जा रहा है तो समुद्र में जो है ये तारों को देख करके ये दिशा डायरेक्शन जो है ये निर्धारित करते थे। तो इसमें से एक तारा है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ स्टार। उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। ये हमेशा उत्तर दिशा को ही इंडिकेट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है पोल स्टार भी बोलता है, ठीक है। पोल स्टार का मतलब क्या होता है, ध्रुव तारा। पोल स्टार का मतलब ध्रुव तारा, ठीक है। और ये जो ध्रुव तारे होते हैं, पोल स्टार होते हैं, ये हमेशा फिक्स डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो अब हम रात में इसको कैसे पता करें कि पोल स्टार कौन सा, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तारा है रात में,
दिखाई देता है हमको। तो उसमें से हमको पोल स्टार को खोजना है। तो पोल स्टार को हम लोग कैसे खोजें? तो पोल स्टार जो है, उस पोल स्टार को खोजने के लिए आपको सप्तऋषि का सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सप्तऋषि है ना, सात तारों का एक ग्रुप है जिसको सप्तऋषि बोलते हैं। तो इसके पास यहाँ पे दो स्टार है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर स्टार। क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए पॉइंटर स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंटर स्टार इस दोनों को बोलेंगे। तो जब आप पॉइंटर स्टार का मतलब होता है संकेतक तारा। क्या होता है इसका मतलब? संकेतक तारा। पॉइंटर स्टार मतलब संकेतक तारा, ठीक है, संकेतक तारा, ये हो गया पॉइंटर स्टार। तो जब आप इस पॉइंटर स्टार से एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो आपको एक चमकीला तारा नजर आएगा। वही मेरा जो तारा है वही मेरा नॉर्थ स्टार है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। या हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव तारा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो पोल स्टार है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे? रात में आप इसको देखिए, जो सप्तऋषि है इसके पास दो पॉइंटर स्टार है, इसके यहाँ पे इस पॉइंटर स्टार से सीधा एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे हमको एक चमकीला सा तारा नजर आएगा। वही मेरा क्या है? नॉर्थ स्टार है या पोल स्टार होते हैं, ठीक है। तो हमको पोल स्टार समझ में आ गया। तो आप देखिए जो हम लोग पहले सेलेस्टियल बॉडी पढ़े उसमें से हम लोग देखिए जो तारा था, उस तारा का अपना खुद का प्रकाश था और खुद का क्या था? उष्मा था, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज है जिसका अपना खुद का उष्मा और लाइट प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है। वे जो सेलेस्टियल बॉडी होते हैं वो कैसे चमकते हैं? वो जो सूर्य है, जो लाइट है, तारों की लाइट से चमकते हैं। और तारों का जो प्रकाश होता है ना, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ये जो सेलेस्टियल बॉडी है, तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे आकाशीय पिंड को हम लोग क्या बोलेंगे? खगोलीय पिंड को प्लानेट बोलते हैं। तो प्लानेट का डिफिनेशन क्या होगा? कि वैसे सेलेस्टियल बॉडी जिसका अपना खुद का उष्मा और लाइट नहीं होता है, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लानेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे चमकता है? तो ये जो है स्टार की लाइट की मदद से चमकता है। जैसे सूर्य का जो लाइट होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, उसके सूर्य की प्रकाश से ये चमकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लानेट बोलेंगे। तो प्लानेट का क्या होता है? अपना खुद का उष्मा और लाइट नहीं होता। प्लानेट का मतलब ग्रह, ठीक है। तो ये जो प्लानेट है, ये प्लानेट वर्ड आया कहाँ से? प्लानेट वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ग्रीक वर्ड है ये प्लेंटाई, इससे मिलके बना है। इसका मतलब होता है वेंडरर्स। क्या उसका मतलब होता है? वेंडरर्स। वेंडरर का मतलब होता है परिभ्रामक। क्या होता है मतलब? परिभ्रामक। परिभ्रामक का मतलब हो गया घूमने वाला, ठीक है, चारों ओर घूमने वाले, वेंडरर्स, ठीक है। तो ये जो परिभ्रमक है, जो वेंडरर्स है, इसका क्या मतलब होता है? चारों ओर घूमने वाले। तो जितने भी प्लानेट है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। अब देखिए जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर जो हम लोग रहते हैं वो भी एक क्या है? प्लानेट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी एक क्या है, तो पृथ्वी एक प्लानेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लानेट है। अब ये जो प्लानेट हमारा जो अर्थ है, ये कहाँ से उष्मा लेती है और लाइट कहाँ से लेती है? तो जो पृथ्वी पर जो जितना भी उष्मा है और लाइट है वो कहाँ से आता है? ये सूर्य से आता है, ठीक है। और सूर्य जो है वो हमारा सबसे नज़दीक का तारा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा सूर्य पृथ्वी से जो है सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो क्या होगा? सूर्य हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी को जब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा दूर से, जैसे मान के चलिए अगर हम मून पे चले गए, ठीक है, और मून पर जा करके, चंद्रमा पर जा करके हम पृथ्वी की तरफ देखें, पृथ्वी को देखेंगे, तो ये भी हमको एक जस्ट लाइक चंद्रमा जैसे चमकता है ना, उसी तरह से पृथ्वी भी हमको चमकते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर हम इसको दूर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये भी एक चमकते हुए दिखाई देगा। तो हमारा जो अर्थ है वो क्या है? एक प्लानेट है, ठीक है, ये एक ग्रह है। तो अब देखिए हम बात करते हैं जो चंद्रमा है हमारा,
जो जिसको हम रात में चंद्रमा को देखते हैं, वो क्या है, एक सैटेलाइट है, ठीक है। वो क्या है, उपग्रह है। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह। उपग्रह वैसे सेलेस्टियल बॉडी को बोलते हैं जो ग्रह का परिक्रमा करता है, ठीक है। तो चंद्रमा एक क्या है, पृथ्वी का एक, हम लोग का जो मून है वो क्या है, पृथ्वी का एक। अब जो चंद्रमा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पृथ्वी का जो है एक कंपेनियन बोलते हैं इसको। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, सहचर। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, सहचर, ठीक है। तो ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे जिस तरह से हमारा एक पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी की तरह ही एक और भी पृथ्वी की तरह भी एक पृथ्वी के जैसा ही 7 और पृथ्वी के अलावे, ठीक है, पृथ्वी के अलावे 7 और प्लानेट है। मतलब यहाँ से जो टोटल हो गया हमारा, अगर अर्थ को ले लेंगे तो टोटल 8 प्लानेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावे जो है 7 और प्लानेट है, ठीक है, जो उष्मा और जो लाइट है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और उस सारे प्लानेट के पास भी अपना मून है। तो जिस तरह से हमारे पृथ्वी के पास अपना एक चंद्रमा है, पृथ्वी का एक अपना सैटेलाइट है, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, उसी तरह से उसके पास भी अपना चंद्रमा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, ठीक है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सौरमंडल। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सौरमंडल। सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल, ठीक है। तो देखिए जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है हम लोग का, और 8 प्लानेट और उसके चंद्रमा, ठीक है, जो उपग्रह है, उपग्रह और कुछ और अदर सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, जैसे कि हो गया एस्ट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस्ट्रॉयड लिखा हुआ है ना। एस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, एस्ट्रॉयड का मतलब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्या होता है मतलब, क्षुद्र, यहाँ पे देखिए हम क्षुद्र ग्रह लिख देते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड हो गया और मेटेरॉयड हो गया, ठीक है। मेटेरॉयड का मतलब क्या था, उल्का पिंड। तो यहाँ पे हम क्षुद्र ग्रह लिख दे रहे हैं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एस्ट्रॉयड। और मेटेरॉयड जो हो गया, मेटेरॉयड हो गए। तो मेटेरॉयड का मतलब क्या होता है, उल्का पिंड। मेटेरॉयड का मतलब क्या होता है, उल्का पिंड। यहाँ पे देखिए उल्का पिंड हम लिख देते हैं, उल्का पिंड, ठीक है। तो ये मेट्रॉयड हो गए। तो ये सारे मिलके जो है एक सौरमंडल का निर्माण करता है, ठीक है। तो सौरमंडल में क्या क्या आ गए, सौरमंडल में क्या क्या आ गए, सूर्य आ गए। यहाँ पे देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या होगा, सोलर सिस्टम में क्या होगा, सूर्य होगा और 8 प्लैनेट्स होंगे और उपग्रह होंगे और अदर सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि एस्ट्रॉयड का मतलब क्षुद्र ग्रह, और मेट्रॉयड्स का मतलब उल्का पिंड। इस सारे मिल के क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सारे मिल के कैसे किसका निर्माण करेंगे, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली बोलते हैं, ठीक है। सौर परिवार का नाम देते हैं, ठीक है। जिसका मुखिया कौन है, हेड कौन है, सूर्य इसका जो है हेड होते हैं, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट जो है रिवॉल्व। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो रोमन कहानी है उसमें सूर्य को सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सूर्य देवता हो गए, तो सोलर का मतलब क्या हो जाए, सूर्य से रिलेटेड होगा, सोल हो गया, ठीक है। तो सूर्य से जो भी रिलेटेड होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो सूर्य आ गया है, इसका हेड सूर्य होता है इस फैमिली का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं सूर्य की, ठीक है। तो जो सूर्य है इस सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है, ठीक है, बीच में रहता है। जैसे मान चलिए यहाँ पे हम सूर्य बना दिए, ठीक है, यहाँ पे सूर्य बना दिए, ये सूर्य हो गया। तो इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ क्या होंगे, प्लैनेट होंगे, ठीक है, और दूसरे इसके चंद्रमा होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस सेंटर में, इस बीच में क्या होंगे, सूर्य रहते हैं, ठीक है। तो इस सोलर सिस्टम में के मिडल में कौन, सौरमंडल के बीच में कौन होगा, सूर्य हो रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है सूर्य जो है किस चीज़ से बना होता है, तो सूर्य जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का, ठीक है। तो इसमें हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इस सब में ये सब प्रमुख मात्रा में होते हैं। तो ये जो है पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स होता है
ठीक है, उससे खिंचाव बल के द्वारा सौरमंडल को बांधे रहता है ये सूर्य, ठीक है। जो सूर्य का अपना पुलिंग फोर्स है, खिंचाव बल है, इसी से इस सारे जो जितने सोलर सिस्टम में मेरे प्लानेट हैं, जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, उसको ये बांधे रखता है, ठीक है। और ये सूर्य हमारे अल्टीमेट सोर्स है, किसके? हीट के और ऊर्जा के, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे सोलर सिस्टम का जो है, कौन सा सोलर सिस्टम का जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और ऊर्जा का, तो सूर्य। सूर्य से ही हम लोग क्या लेते हैं? ऊष्मा लेते हैं और प्रकाश लेते हैं, ठीक है। हम लोग के पास जो ऊष्मा कहाँ से आता है? इतना जो गर्मी रहता है, इतना हीट रहता है, इतना एनर्जी रहता है, जो लाइट रहता है, वो कहाँ से आता है? वो हम लोग से सन से आता है, सूर्य से आता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम में जितना भी एनर्जी है या सूर्य ऊष्मा है, वो सारे सूर्य से ही आते हैं। लेकिन हम लोग उसमें बहुत सारा एनर्जी होता है, ठीक है, बहुत सारा उसका ऊष्मा होता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं इसको फील कर पाते हैं? हम लोग इसको फील इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो सूर्य है वो हम लोग से बहुत नज़दीक का तारा होते हुए भी बहुत दूर है, ठीक है। हम लोग तो बोलते हैं कि नज़दीक का तारा है, नज़दीक का तारा नहीं मतलब कि बगल में, नज़दीक का तारा होते हुए ही सूर्य क्या है? बहुत दूर है। तो कितना दूर है? तो सूर्य लगभग, इसको याद रखिए आप, जो अगर कोई पूछे आपसे कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। मतलब कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 150 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, इतना दूर है सूर्य। तब जब इतना दूर रहेगा तो हम लोग के पास जो है उतना ज़्यादा ऊष्मा नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य। तो हम लोग प्लानेट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि दूसरे वर्ड से वो लिए जाते हैं। जैसे इंग्लिश का वर्ड मान चलिए हम लोग को ज्योग्राफी है, ये एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो है, जैसे हमको मान चलिए ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। पहला है जे, ठीक है, जे का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, और दूसरा है ग्राफिया, ठीक है। ग्राफिया का मतलब क्या होता है? राइटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम और भी वर्ड देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जियो, जियो से हम बताए थे अभी कि ये जो ग्रीक वर्ड है जे से मिलके बना जियो, ठीक है। और एक है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो अगर हमको बोलेंगे कि जियोलॉजी, तो जियो अगर कोई बोले आपसे कि जियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, तो जियो का मतलब हो गया अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे लॉजी, लॉजी का मतलब क्या हो गया? लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टडी ऑफ अर्थ को क्या बोलेंगे? जियोलॉजी। अर्थ क्या बोलेंगे? जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। उसी तरह से जियो, जियो मतलब अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ को क्या बोलेंगे? जियोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ अर्थ को क्या बोलेंगे? जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। उसी तरह से हम जियो का मतलब, यहाँ पे देखिए, जियो का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, और वाइड्स, ठीक है, यहाँ से हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा जियोइड्स का मतलब होता है, वाइड्स का मतलब होता है शेप के जैसा, ठीक है, रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ अर्थ। ये अर्थ के जैसा शेप को क्या बोलेंगे हम लोग? जियोवाइड्स, जियोवाइड्स, ये दोनों मिलकर बनेगा जियोवाइड्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा शब्द का उत्पत्ति। तो अब देखिए जो हम लोग पढ़ेंगे प्लानेट के बारे में, अभी हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे, सन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लानेट के बारे में। तो अभी हम लोग पहले पढ़े थे जो प्लानेट होते हैं उसका अपना खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी पृथ्वी के बारे में पढ़े, तो जो टोटल प्लानेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट है, सौरमंडल में कितने प्लानेट है? 8 ग्रह है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में। तो ये जो सूर्य से दूरी के आधार पे लेंगे, ठीक है, तो जो सन से, इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इसको आप क्रम इसका याद रखिए कैसे है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रह का नाम बताइए, ठीक है। तो जो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है मरकरी। मरकरी का मतलब क्या होता है? बुध, ठीक है, मरकरी का मतलब बुध ग्रह, ठीक है। तो बुध ग्रह आपसे अगर कोई पूछे कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो क्या आंसर होगा? बुध ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है। उसके बाद आता है वेनस, उसके बाद कौन सा आता है? वेनस। वेनस का मतलब क्या होता है? शुक्र,
ठीक है, शुक्र ग्रह। तो दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सा हो जाएगा, शुक्र ग्रह यानी कि वेनस, ठीक है। पहला हो गया मरकरी, दूसरा हो गया वेनस, तीसरा सूर्य से दूरी के आधार पे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर पे है, ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। पृथ्वी कितने नंबर पे है सूर्य से, तीसरे नंबर पे। ये हो गया पृथ्वी, अर्थ के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, है ना, अर्थ का मतलब पृथ्वी। तो ये हो गया पृथ्वी। और चौथे नंबर पे आते हैं, तो जो चौथे नंबर पे है मार्स, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्स। मार्स का मतलब मंगल ग्रह, मार्स का मतलब मंगल ग्रह, ठीक है, ये चौथे नंबर पे है। अब पाँचवें नंबर पे आते हैं जुपिटर। सूर्य से पाँचवें नंबर पे दूरी पे कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, ठीक है। कौन सा ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति ग्रह। इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, जुपिटर, जुपिटर का मतलब क्या होता है, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर हो गया। उसके बाद आता है सेटर्न, सेटर्न, ठीक है। सेटर्न का मतलब क्या होता है, हिंदी में नहीं, शनि, शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह, शनि ग्रह हो गया। उसके बाद आता है यूरेनस, ठीक है, ये 7वां नंबर पे। यूरेनस का मतलब क्या हो गया, यूरेनस ही आता है, ठीक है, यूरेनस का हिंदी में नहीं, यूरेनस ही लिखते हैं, ठीक है, यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस हो गया। और लास्ट में जो है सबसे सूर्य के सबसे दूर ग्रह, वो कौन सा ग्रह है, नेपच्यून। अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ये कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून, ठीक है, कौन सा ग्रह, नेपच्यून, ये हो गया नेपच्यून। तो इस तरह से जो है हम सूर्य से दूरी के आधार पे ग्रह का नाम याद रखेंगे। आप इसको याद कर लीजिए। पहला सूर्य से जो सबसे नज़दीक का ग्रह है मरकरी, बुध ग्रह, दूसरा वेनस, शुक्र ग्रह, तीसरा पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी, चौथा मार्स मंगल, ठीक है, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे 8 ग्रह का नाम याद रखिए। तो अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको एक यहाँ से इसको मेमोराइज करिए इस तरह से, जो सूर्य से डिस्टेंस के आधार पे है। मैं वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। इससे हम लोग को पूरा 8 ग्रह का नाम याद हो जाएगा। तो मैं से क्या हो गया, मरकरी, एम से क्या हो गया, मरकरी, ठीक है, मैं में है एम से मरकरी, वेरी से क्या हो गया, वेनस, ई से एफिशिएंट, एम मदर से एम से क्या हो गया, मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व से क्या हो जाएगा, सैटर्न, अस से यूरेनस, ठीक है, नट से यहाँ से नेपच्यून हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इससे सूर्य से दूरी के आधार पे हम लोग 8 ग्रह को याद रख सकते हैं। तो ये जो अब देखिए, ये जो 8 प्लानेट है, ये सोलर सिस्टम के जो सोलर सिस्टम का जो 8 प्लानेट है हम लोग अभी जो पढ़े, ये सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है, ठीक है। क्या होगा, जैसे मान चलिए हम बात करें तो यहाँ पे अगर बीच में यहाँ पे सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो है एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होगा, मरकरी होगा, एम लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा, शुक्र ग्रह होगा, यहाँ पे वेनस लिख देते हैं। तीसरा क्या होगा, अर्थ होगा, ई लिख देते हैं। इसी तरह से और भी ग्रह जो है इस तरह से चारों ओर, सूर्य के चारों, यहाँ पे सन है, बीच में सन है, ठीक है, इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये इसको क्या बोलेंगे, जो हम अभी बताए, मान चलिए यहाँ पे सूर्य है, तो इसके चारों ओर जो ये वाला पाथ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कक्षा, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा ऑर्बिट। इसी ऑर्बिट में जो है जो प्लानेट होगा वो सूर्य के चारों ओर घूमेगा। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, देखिए, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट का मतलब कक्षा, ठीक है, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, कक्षा हो गया। तो ये जो कक्षा है ये कैसा होता है, ये जो फिक्स्ड पाथ है, ये जो पाथ हमें बताया अभी, ये कैसा होता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो पाथ होता है ये इलोंगेटेड हो। अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्लानेट है वो सूर्य के किस पाथ पे, किस तरह के पाथ पे घूमती है, ठीक है, जो प्लानेट है ये इलोंगेटेड पाथ हो जाएगा। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे पाथ पे जो हम लोग का जो ग्रह है
वो किस तरह के पाथ पे घूमती है, ठीक है। तो कैसे चक्कर लगाता है चारों तरफ, तो एक दीर्घवृत्ताकार आकार पे ये चक्कर लगाता है, एलोंगेटेड। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर होगा इसका, एलोंगेटेड। यहाँ पे देखिए एलोंगेटेड। और ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट मतलब कक्षा, ठीक है। तो जो मरकरी है ये सबसे, हम अभी बताए थे, जो मरकरी है ये सबसे नियरेस्ट है। नियरेस्ट का मतलब सबसे नज़दीक, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, मरकरी। बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, कौन सा ग्रह, बुध ग्रह, ठीक है। तो बुध ग्रह सबसे नज़दीक है। तो ये जो बुध ग्रह है ये कितना दिन में घूम लेता है सूर्य का, अभी तो हम बताए कि जो प्लानेट है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो प्लानेट है, ये जो मरकरी है, बुध ग्रह है, ये सिर्फ 88 दिन इसको लगता है कंप्लीट चक्कर लगाने में। एक राउंड कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, 88 दिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो बुध ग्रह है उस पर कितने दिन में, वो बुध ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाती है सूर्य के, तो 88 दिन में चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो वेनस ग्रह है, वेनस ग्रह के बारे में हम लोग पढ़े अभी। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है, तो जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, वेनस ग्रह, मतलब शुक्र ग्रह। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं, या इसको पृथ्वी का वाहन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको क्यों बोला जाता है, कि जुड़वा ग्रह क्यों बोला जाता है, जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं कि जो वेनस का, जो वेनस मतलब शुक्र ग्रह, इसका जो साइज है, ठीक है, और इसका जो शेप है, ये लगभग जो है सिमिलर है किसके, पृथ्वी के जैसा ही है। इसका जो आकृति है और इसका जो आकार है वो किसके समान है, पृथ्वी के समान है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइज और इसका शेप पृथ्वी के समान है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। किसको, शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब टोटल कितने प्लानेट हो गए, 8 प्लानेट। तो अब देखिए जो 2006 है, 2000 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को भी टोटल 9 ग्रह था। 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लानेट के रूप में मान्यता दिया गया था, ठीक है। उसको भी हम लोग एक ग्रह मानते थे। जब हम 2006 में पढ़ाई करते थे तो हमको पढ़ाया जाता था कि जो ग्रह है टोटल 9 ग्रह है, लेकिन 2006 के बाद से प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। इसको जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और प्लूटो को जो है अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में रखा गया, जैसे सिरेस हो गया, ठीक है। 2003 में ये UV 313 के अंतर्गत ये हो गया सिरेस। अब इसको जो है क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ प्लानेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्लूटो है वो क्या है, तो प्लूटो एक क्या है, एक ड्वार्फ प्लानेट है, ठीक है। ड्वार्फ प्लानेट का मतलब क्या होता है, बौने ग्रह। ड्वार्फ प्लानेट का मतलब बौने, ठीक है, बौने ग्रह, ठीक है। तो प्लूटो कैसा ग्रह है, एक ड्वार्फ प्लानेट है, एक बौने ग्रह है। क्यों ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा दूर है, इतना ज़्यादा दूर है कि इसको हम लोग ग्रह के श्रेणी से हटा करके एक बौने ग्रह के रूप में इसको मान्यता दिए हैं, ठीक है। तो 2006 के बाद से ऐसा हुआ। अगस्त 2006 के बाद से हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह है। तो अब हम बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है। तो जो पृथ्वी है ये सूर्य से तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। जो पृथ्वी है ये कितने नंबर पे है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे आता है। तीसरा नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। पहला कौन था, पहला था बुध ग्रह, दूसरा कौन था, वेनस शुक्र ग्रह, और तीसरा पृथ्वी। ये हमारे तीसरे नज़दीक का, सूर्य से नज़दीक का ग्रह है। तो अब इसका जो साइज है, साइज के आधार पे ये 5वें लार्जेस्ट प्लानेट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य से दूरी के आधार पे पृथ्वी कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और साइज के आधार पे जो आकार है, ठीक है, जो आकार के आधार पे है वो कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। 5वां सबसे बड़ा प्लानेट है अर्थ, ठीक है। और ये जो है पोल पे, इसका जो पोल होता है, जैसे मान चलिए ये जो मेरा पृथ्वी है, अगर हम बात करें ये पृथ्वी है तो यहाँ पे एक पोल है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ
पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पे होता है साउथ पोल। तो ये जो पोल के पास है ये चिपटा हुआ है, ठीक है। ये पूरा गोल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पृथ्वी गोल है, पूरा गोल है, तो पूरा गोल नहीं है। तो क्या है, पृथ्वी का जो पोल है इस पोल के पास चिपटा हुआ है यहाँ पे। जैसे आप ऑरेंज देखें, बस ऑरेंज के जैसा ही ये है, ठीक है। तो ये चिपटा हुआ यहाँ पे, फ्लैट एंड है, ठीक है। कैसे, कहाँ पे, पोल पे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का शेप कैसा है, तो पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोइड है, ठीक है। जियोइड का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के जैसा आकार, पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियोइड बोलते हैं। जियोइड का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है भू आब। क्या मतलब होता है, भू आब, ठीक है, जियोइड। तो ये कैसे ग्रह है, 5वें सबसे बड़े ग्रह हैं और सूर्य से कितने नंबर पे है, 3रे नंबर पे। तो देखिए हम लोग जो अभी जितना भी ग्रह पर है, तो क्या सारे ग्रह पे जो है जीवन संभव है, सारे ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, सिर्फ ये जो है हम लोग जो रहने का जो लायक है वो सिर्फ पृथ्वी है, सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, ठीक है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पृथ्वी है वो ना तो बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है। जो पृथ्वी है वो क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। और पृथ्वी पे जो है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे पानी है, ठीक है। पृथ्वी के अलावे कहीं भी पानी नहीं है। और यहाँ पे एयर है, और एयर जो है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन जीने के लिए, ठीक है। अगर हवा नहीं रहेगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो एयर है इसमें एक लाइफ सपोर्टिंग, जो हम लोग का जो जीवन जीने का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन गैस है। वो किस में पाया जाता है, एयर में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसी कारण से जो है पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट बोला जाता है। सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट, यूनिक मतलब अद्भुत, ठीक है। यूनिक मतलब क्या होता है, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत ग्रह। तो अगर कोई पूछे कि पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है, कैसे है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। यहाँ पर क्या है, पानी भी है, हवा भी है, ठीक है, जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिक प्लैनेट हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, जो अगर हम पृथ्वी को आउटर स्पेस से देखें, ठीक है, तो पृथ्वी का जो कलर वो कैसा नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। ब्लू क्यों नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे जो 2/3 है वो पूरा सरफेस किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, पूरा समुद्र है। आप देखेंगे तो जो कितना पानी है, 2/3 पानी है, ठीक है। 2/3 क्या है, पानी है, वाटर है। इसीलिए जो है ये बहुत दूर से कैसा नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है, ठीक है। कैसा नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, तो पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 2/3 जो है, 2/3 क्या है, पानी है, ठीक है, जिसके कारण ये ब्लू दिखाई देता है और इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू प्लैनेट कौन सा है, तो पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह, ठीक है, नीला ग्रह बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नीला ग्रह, नीला ग्रह। पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसकी गति की बात करते हैं। जो प्रकाश जो है उसकी क्या गति होती है, जो लगभग ये है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितने गति होती है, सूर्य की जो प्रकाश होती है, तो सूर्य की जो प्रकाश की गति होती है कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इस स्पीड से आने के बाद भी जो सूर्य का लाइट है, जो सूर्य के प्रकाश है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश कितने देर में पृथ्वी पर पहुंचती है, 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट में पहुंचती है पृथ्वी पर, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। और प्रकाश की गति कितनी है, प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मीटर में हम बताएंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, इसको हम बताएंगे। तो इसको ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की गति कितना है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने देर में आती है, 8 मिनट में, ठीक है, कितना मिनट में, 8 मिनट में सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आती है, ठीक है, इसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं मून की, ठीक है, चंद्रमा की। तो जो हमारा पृथ्वी है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, और वो कौन सा उपग्रह है, मून, ठीक है, मून। इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है वो कितना है, सिर्फ 1/4 है पृथ्वी के, मतलब जितना बड़ा पृथ्वी है उसका 1/4 इसका जो डायमीटर है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे जितने भी प्लानेट है उससे, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है उससे ये नज़दीक है, ठीक है। जैसे मान चलिए हम बुध की बात करें, बुध ग्रह या शुक्र ग्रह जो भी है उसके तुलना में अगर हम बात करें तो ये जो चंद्रमा है ये नज़दीक है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमको इतना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। अब ये पृथ्वी से कितना दूर है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो चंद्रमा की दूरी है वो पृथ्वी से कितना दूर है। तो ये कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब हम जो है इसको हम कंपेयर करिए, जो हम लोग अभी पहले पढ़े थे, जो सूर्य है वो कितना दूर है, ठीक है, पृथ्वी से। तो इसको आप ध्यान रखिए। तो अब जो देखिए ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। अब ये कितने दिन में घूमती है, तो लगभग 27 दिन इसको घूमने में लग जाता है, ठीक है। तो 27 दिन में घूमता है ये चंद्रमा घूमती है, और इसी 27 दिन में, ठीक है, सेम 27 लगभग 27 दिन में ही एग्जैक्टली सेम टाइम में ये एक कंप्लीट स्पिन करती है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट स्पिन करती है इसी कारण से चंद्रमा का सिर्फ हम लोग एक साइड ही देख पाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चंद्रमा का हम लोग एक साइड ही क्यों देख पाते हैं, तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, 27 दिन में, ठीक है। और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पे एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट चक्कर लगाता है अपना अक्ष पे, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, हम लोग चंद्रमा का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हम लोग के सिर्फ पृथ्वी पे जो है कंडीशन लाइफ है, जीवन है, ठीक है। तो क्या चंद्रमा पे जीवन संभव है, नहीं, चंद्रमा डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल टू लाइफ, ठीक है। जीवन जीने के लिए जो है अनुकूल नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे पानी है और नहीं यहाँ पे हवा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है चंद्रमा पे। अब यहाँ पे क्या सब है, यहाँ पे चंद्रमा पे क्या है, और तो चंद्रमा पे क्या है, माउंटेन है, ठीक है, चंद्रमा पे क्या है, पर्वत है, ठीक है। और क्या है चंद्रमा पे, पर्वत के अलावे क्या है, मैदान है, प्लेन है, ठीक है। और क्या है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, गड्ढे, ठीक है, डिप्रेशन का मतलब गड्ढे, यहाँ पर हम लिख देते हैं गड्ढे, ठीक है, गड्ढे है, ठीक है। तो इसी के कारण से जो है ये गड्ढा जो है इस पे, इसी गड्ढा के कारण जो है इस चंद्रमा पे जो है एक छाया बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एक छाया बनेगा चंद्रमा पे, ठीक है, शैडो बनता है ना। अब इसी चंद्रमा को आप जो है जब फुल मून होगा, जिस दिन पूर्णिमा लगता है, फुल मून को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। तो इस पूर्णिमा में आप देखेंगे जो चंद्रमा है उस चंद्रमा पे छोटे जो है क्या काला काला धब्बा होता है। वो धब्बा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है, माउंटेन है, और क्या है, प्लेन है, और क्या है, जो गड्ढे है। तो उसका जो छाया होता है, शैडो होता है, शैडो का मतलब छाया, ठीक है, शैडो का मतलब छाया। उस शैडो के कारण जो है चंद्रमा पे क्या दिखाई देता है, हमको काला काला धब्बा दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको याद रखना है, ठीक है। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको याद रखना है, ठीक है। कब रखा, 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग
पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे पहुंचे थे, ठीक है, चंद्रमा पे कदम रखे थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन मून, क्या कोई ऐसा भारतीय है जो चंद्रमा पे गया है? नहीं, अभी तक में कोई भी भारतीय नहीं है जो चंद्रमा पे गया है, ठीक है। जो राकेश शर्मा थे वो अंतरिक्ष में गए थे, चंद्रमा पर नहीं गए थे, ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। अभी तो पढ़ लिया हम लोग, तो मून क्या है? एक सैटेलाइट है, उपग्रह है। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, ठीक है। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? उपग्रह, ठीक है, उपग्रह हो गया। तो ये जो सैटेलाइट है ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, ये भी एक खगोलीय पिंड है, ठीक है। तो ये खगोलीय पिंड किस तरह का खगोलीय पिंड है? तो ये जो है ये चारों तरफ प्लानेट के, ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगी? ग्रह। अब इस ग्रह के चारों तरफ कौन चक्कर लगाती है? तो उपग्रह, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया प्लानेट, ठीक है, प्लानेट हो गया बीच में। अब इस प्लानेट के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगी? सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे बीच में अगर हम सूर्य को रखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बीच में सूर्य को रखेंगे, ये मेरा सन है मान चलिए, यहाँ पे सन है, ठीक है। तो सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगाएगी? यहाँ पे प्लानेट, ठीक है, प्लानेट चक्कर लगाएगी। अब इस प्लानेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है मेरा सैटेलाइट, उसको बोलेंगे सैटेलाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट है ये किसका चक्कर लगाती है? तो सैटेलाइट जो है ये प्लानेट के चारों तरफ उसी तरह से चक्कर लगाती है जैसे प्लानेट जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो उसको हमको ध्यान रखना है। सैटेलाइट क्या हो गया? किसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगाएगी? प्लानेट के अंदर, मतलब ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया जो है सैटेलाइट हो गया, ये सेलेस्टियल बॉडी में आ जाएगा। जैसे मेरा चंद्रमा हो गया, ये एक सैटेलाइट है ना। तो उसी तरह से कुछ ऐसे भी सैटेलाइट है जो कि हम लोग बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट। उसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित उपग्रह। उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड सैटेलाइट, मतलब मानव निर्मित उपग्रह। ये कैसा? ये एक आर्टिफिशियल बॉडी होता है, इसको हम लोग बनाते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको कौन डिजाइन करता है? साइंटिस्ट, जो हम लोग के वैज्ञानिक होते हैं वो इसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? तो हम लोग को अगर पूरा यूनिवर्स का, ब्रह्मांड के बारे में हमको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? या फिर कम्युनिकेशन, ठीक है, जो संचार है उसके लिए हमको क्या बनाते हैं? हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर फ़ोन पे बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो वो क्यों काम करता है? इंटरनेट कैसे काम करता है? तो जो है ऊपर में पृथ्वी के कक्षा में सैटेलाइट है, उसी सैटेलाइट से जो है इंटरनेट काम करता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसीलिए हम लोग सैटेलाइट बनाते हैं, ठीक है, ताकि इंटरनेट इन्फॉर्मेशन मिल सके, कम्युनिकेशन हो सके, है ना। अब इसको जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सैटेलाइट है, ये यहाँ पे हम सैटेलाइट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी से ऊपर गया, यहाँ पे मान लीजिए भारत है, ये सैटेलाइट के ऊपर गया रॉकेट से हम लोग छोड़े, लॉन्च किए, ठीक है। अब ये जो है ऊपर में जाके जो रॉकेट पृथ्वी पे, यहाँ पे जो है रॉकेट, यहाँ पे सैटेलाइट अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है इसके ऑर्बिट में, जो पृथ्वी का ऑर्बिट में उसमें चला जाएगा और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ेंगे वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मैन मेड, इसको बोलेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह। तो कुछ मानव निर्मित उपग्रह जो इंडियन उपग्रह, उसका नाम है इनसेट, इसको याद रखना है, इनसेट, ठीक है, IRS और एजुसेट। ये 3 मानव निर्मित उपग्रह, और सब बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक है। तो ये इस 3 को याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉयड को क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्षुद्र ग्रह। तो जैसे हमारा स्टार हो गया, प्लानेट ग्रह हो गया, सैटेलाइट मतलब उपग्रह हो गया, उसी तरह से बहुत छोटे छोटे जो पिंड है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। और इस छोटे छोटे पिंड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावे ये जो स्टार हो गया ना, प्लानेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, तो इसके अलावे भी बहुत सारे
सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। और ये जो एस्ट्रॉयड है ये हर जगह नहीं पाया जाता, ये सिर्फ मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसका जो ऑर्बिट है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह का जो ऑर्बिट है उसी के बीच में पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो एस्ट्रॉयड कहाँ पाया जाता है, तो क्या इसका आंसर होगा, मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट के कक्षा के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग 1.2 का जो फिगर है उसमें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ये 1.2 फिगर है, इसको देखते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट व्यू है, जो एस्ट्रॉयड है, जो क्षुद्र ग्रह है, ये प्लानेट का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये प्लानेट का ही पार्ट है जो बहुत साल पहले टूट के बिखर गया, टूट के अलग हो गया, ठीक है। तो ये क्षुद्र ग्रह होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह एक ग्रह का ही पार्ट था जो टूट करके बिखर गया और अभी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। कहाँ पे घूम रहा है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूम रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तब हम देखते हैं फिगर 1.2 को। देखिए ये है मेरा फिगर 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सन है, सन के बाद सबसे नज़दीक में कौन सा है, मरकरी है, मरकरी के सबसे नज़दीक में कौन सा है, वेनस है, वेनस के बाद क्या है, अर्थ है, अर्थ के बाद क्या है, मार्स है, और यहाँ पे जुपिटर है। अभी हम बताए थे क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में है, यहाँ पे देखिए क्षुद्र ग्रह जो है, यहाँ पे अगर हम देखें, बात करें तो क्षुद्र ग्रह यहाँ पे कौन सा है, मार्स ग्रह है ना, मंगल ग्रह, और यहाँ पे जुपिटर ग्रह, इसके बीच में ये क्षुद्र है, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटा छोटा रहता है ये, ठीक है, इसके बीच में घूमते रहता है। ये हो गया क्षुद्र ग्रह, तो ये क्षुद्र ग्रह हो गया, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे देखिए जुपिटर है, ठीक है ना। जुपिटर के बाद कौन सा ग्रह है, सैटर्न है, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये जो ग्रह है, ये 4 ग्रह यहाँ पे, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, ये जो ग्रह है इसको हम लोग बोलते हैं इनर प्लानेट। कौन सा प्लानेट बोलते हैं, इनर प्लानेट, ठीक है। और ये सारे जो ये जो बना होता है, किससे बना होता है, रॉक से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो इनर प्लानेट कैसे बना होता है, रॉक से मिलकर बना होता है। और ये बाकी जो अदर प्लानेट है, जो 4 और बच गया, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर प्लानेट, ठीक है। आउटर प्लानेट जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सब प्लानेट को क्या बोलते हैं, आउटर प्लानेट बोलते हैं। अब बात हम करते हैं मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स का मतलब होता है उल्का पिंड। मेट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है, उल्का पिंड, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे उल्का पिंड, मेट्रॉइड्स का हिंदी देखे थे, है ना। तो मेट्रॉइड्स का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होता है, उल्का पिंड, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं उल्का पिंड, ठीक है, मेट्रॉइड्स। तो ये जो मेट्रॉइड्स है ये क्या है, बहुत छोटे छोटे जो है पत्थर का टुकड़ा है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी जो है पृथ्वी के नज़दीक आ जाती है, ठीक है, और पृथ्वी पे गिरने वाले होती है, पृथ्वी पे भी ये गिर सकता है। तो जैसे ही पृथ्वी पे ये गिरने लगेगा कि तो पृथ्वी के जो हवा में जो एयर में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण ये हीट होके जल जाता है, ठीक है। और उसके कारण आपको रात में जो ये बहुत ज़्यादा चमकदार प्रकाश नज़र आएगा। तो आप रात में देखते होंगे कि जो है कुछ चमकदार, कुछ गिरता हुआ नज़र आता है हमको, है ना। अचानक से कुछ जो है चमकता हुआ, गिरता हुआ नज़र आएगा, वही होता है उल्का पिंड। वो जो पृथ्वी की तरफ गिरना चाहता है लेकिन वो जल जाता है, ठीक है। और कभी कभी जो है वो बहुत बड़े होने के कारण गिरता है और जलता नहीं है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पे बहुत बड़ा गड्ढा उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अब देखिए जब आप रात में देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक ना वाइट कलर का एक बैंड दिखाई देगा, ठीक है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा चमकता हुआ। जब अमावस्या की रात में आप इसको देखेंगे, जब साफ़ होगा, पूरा आसमान साफ़ रहेगा, क्लियर नाइट में, तो आप एक पूरा वाइटिश कलर का, उजला कलर का एक बहुत चौड़ा बैंड आपको दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, ये जो होता है बहुत सारे स्टार का एक क्लस्टर होता है, ठीक है। बहुत सारे तारों का जो है ये क्या है, समूह है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस समूह को क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। तो ऐसे तारों के समूह को क्या बोलेंगे, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं।
तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा जो सौर मंडल है, वो इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। तो हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? हम लोग मिल्की वे, ठीक है, दूध मेखला मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, ठीक है। और एंशिएंट जो पुराने समय में था, तो ऐसा माना जाता था कि जो दिखाई जो दे रहा है ये पूरा प्रकाश का एक रिवर है, मतलब ऐसा माना जाता था कि प्रकाश की एक नदी बहती है, ठीक है। इसलिए इसको जो है दूसरा नाम आकाश गंगा दिया गया, ठीक है। तो मिल्की वे का दूसरा नाम क्या है? आकाश गंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो गैलेक्सी होती है, ये बहुत सारे स्टार को मिलके बना होता है, डस्ट गैस ये सब मिलके गैलेक्सी बना होता है, ठीक है, बहुत सारे। तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्या हो गया? पहले बहुत सारे प्लैनेट मिल करके क्या बना? हमारा सोलर सिस्टम बना। फिर बहुत सारे सोलर सिस्टम मिल करके एक क्या बना? गैलेक्सी बना, ठीक है। और फिर बहुत सारा गैलेक्सी मिल करके क्या बना? यूनिवर्स बना, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत यूनिवर्स जो है बहुत ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रह्मांड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्स। तो वैज्ञानिक जो है वो अभी भी इस यूनिवर्स का साइज पता करने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा है, जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इतना बड़ा है साइज। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मिल्की वे को, ठीक है। आकाश में आप देखेंगे इस तरह का क्लस्टर दिखाई देगा, ठीक है। बहुत सारे तारों का समूह है ये। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, ये है, अब ये अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। तो ये जो प्लैनेट है वो किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है ना। अब सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? ये मिल्की वे का पार्ट है, हम लोग का जो मिल्की वे है गैलेक्सी। अब ये एक मिल्की वे किसका पार्ट है? जो मिल्की वे है, ये मिल्की वे किसका पार्ट है? ये यूनिवर्स का पार्ट है ना। यूनिवर्स का पार्ट मिल्की वे है। तो इस तरह से हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग देखेंगे कि हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम। तीसरा है साइज, जो डिस्टेंस के आधार पे जो है प्लैनेट का हमको नाम देना है, ठीक है। और चौथा है पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं। छठा है जो मून का एक ही साइड क्यों दिखाई देता है। और पाँचवा और छठा हो गया यूनिवर्स क्या है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि द प्लैनेट नॉन एज द अर्थ ट्विन, हम अभी पढ़ाए हैं पृथ्वी का जुड़वा किसको बोला जाता है, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। उसी तरह से जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है बताना है इसका। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कौन पाथ पे मूव करता है इसको बताना है, ठीक है। जो पोलर स्टार है वो कौन सा डायरेक्शन को दिखाता है इसको बताना है। जो हम पढ़ाए हैं अभी इसी में सब कुछ है। उसी तरह से 5वां क्वेश्चन हमको बनाना है एस्ट्रॉयड जो है वो किसके बीच में रहता है, इसको हमको बताना है, ठीक है। अब इसको फिल इन द ब्लैंक को भरिए, ठीक है, सारे को बनाना है। अब हम लोग देखते हैं ये जो 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे। उस क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे साइज देख लीजिए। जो 8 प्लैनेट है उसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है? जुपिटर बृहस्पति ग्रह। दूसरा कौन सा है? सैटर्न शनि ग्रह। तीसरा कौन सा है? यूरेनस। चौथा नेपच्यून। 5वां अर्थ। छठा वेनस। 7वां मार्स। 8वां मरकरी। तो इसका साइज के आधार पे याद रखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? जुपिटर बृहस्पति ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सैटर्न। अब पृथ्वी कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। जो प्लैनेट है और स्टार में है क्या अंतर है, ठीक है। प्लैनेट और स्टार में क्या अंतर है? तो पहला है ये प्लैनेट के पास अपना लाइट नहीं होता है ना। प्लैनेट के पास क्या होता है? अपना लाइट नहीं होता है। ये कैसे चमकता है? ये सूर्य के रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण चमकता है, ठीक है। सूर्य के रिफ्लेक्टेड लाइट के कारण चमकता है, पहला पॉइंट हो गया। उसी तरह से जबकि स्टार का अपना लाइट होता है। स्टार हैज इट्स ऑन लाइट का मतलब क्या हुआ? स्टार को अपना प्रकाश होता है, ठीक है। जो तारा होता है उसका अपना प्रकाश होता है, जबकि प्लैनेट का जो ग्रह है उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, पहला पॉइंट हो गया। उसी तरह से दूसरा पॉइंट,
प्लानेट नहीं, जो प्लानेट होता है वो टिमटिमाता नहीं है, ट्विंकल नहीं करता, ठीक है, जबकि जो स्टार है वो रात में ट्विंकल करेगा, ठीक है, टिमटिमाएगा। उसी तरह से तीसरा पॉइंट है, प्लानेट का जो टेम्परेचर रहता है मतलब स्टार के कंपेरिजन में कम रहता है, ठीक है। जो स्टार है मेरा उसके कंपेयर में जो है प्लानेट का जो ताप है, टेम्परेचर, वो कम होगा, जबकि जो स्टार का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरह से चौथा पॉइंट है, जो प्लानेट है और सब जो प्लानेट है वो पृथ्वी के अगर हम कंपेयर करें तो स्टार की तुलना में बहुत नज़दीक है, ठीक है, जबकि स्टार जो है वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए बहुत ज़्यादा छोटा नज़र आता है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो सोलर सिस्टम क्या है? जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम आर मेड ऑफ सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट अराउंड इट। इसका मतलब क्या हो गया? सोलर सिस्टम में सन और उसके चारों तरफ घूमने वाले, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले जितने भी पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, खगोलीय पिंड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सौर मंडल बोलते हैं। तो जो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सोलर सिस्टम क्या आएगा? सन होगा, 8 प्लानेट होंगे, उपग्रह होंगे, सैटेलाइट मतलब एस्ट्रॉयड क्षुद्रग्रह होंगे, मेट्रॉयड्स होंगे, ठीक है, कॉमेट होंगे, ये सब सारे सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, नेम द प्लानेट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से दूरी के आधार पे प्लानेट का नाम लिखना है। तो पहला जो सन से सबसे नज़दीक का ग्रह है कौन सा है? मरकरी। दूसरा नज़दीक का ग्रह वेनस, शुक्र ग्रह। तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, पाँचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और लास्ट जो है नेपच्यून। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह, ठीक है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, ठीक है। और दूसरा वेनस, शुक्र ग्रह। तीसरा पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर का मतलब बृहस्पति, सैटर्न का मतलब शनि, यूरेनस का मतलब यूरेनस, नेपच्यून। तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है कि जो अर्थ को यूनिक प्लानेट क्यों कहते हैं, अद्भुत प्लानेट क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी हम बात किए थे अद्भुत प्लानेट की, ठीक है, अद्भुत प्लानेट बोलते हैं, ठीक है। अद्भुत प्लानेट क्यों बोलते हैं? तो अद्भुत, द अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लानेट बिकॉज द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ठीक है। जो पृथ्वी को यूनिक प्लानेट इसलिए बोला जाता है कि पृथ्वी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पानी है और क्या है? हवा है, जो कि एसेंशियल है हमारे जीवन के लिए। और हवा में क्या रहता है? लाइफ सपोर्टिंग गैस जैसे कि ऑक्सीजन रहता है, इसलिए अर्थ को यूनिक प्लानेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। जो पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, ठीक है। जो चंद्रमा है उसका हम लोग सिर्फ एक ही भाग क्यों हमेशा देखते हैं? तो इसका क्या होगा? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन में, लगभग 27 दिन में एक चक्कर लगाती है। जैसे मान चलिए यहाँ पे पृथ्वी है तो इसकी तरफ जो है चंद्रमा जो है कितने दिन में चक्कर लगाएगी? 27 दिन में, ठीक है। अब इसी 27 दिन में, लगभग इतने ही दिन में जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पे घूम जाती है। तो इसी कारण से चंद्रमा का एक भाग हमको सिर्फ दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड क्या होता है? तो जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, जो भी चीज़ हम छू सकते हैं, जो भी चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, जो भी चीज़, जितना भी चीज़ आप इमेजिन करिए, जो भी, ठीक है, सेंस करिए, तो यूनिवर्स इज एवरीथिंग डेट कैन टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, सेंस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उस सारे लिविंग, इसमें सारे लिविंग थिंग आ जाएंगे। जैसे प्लानेट हो गया, स्टार हो गया, गैलेक्सी हो गया, डस्ट क्लाउड हो गया, लाइट हो गया और टाइम भी, ठीक है। इस सब चीज़ मिलके क्या होता है? एक यूनिवर्स बनता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इस सब चीज़ को यूनिवर्स बोलेंगे। तो जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इस सब की चीज़ को क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। यूनिवर्स में और सब क्या चीज़ आता है? जितना भी लिविंग थिंग्स हो गया, है ना, जितना भी जीव जंतु हो गया, प्लानेट हो गया, स्टार हो गया, गैलेक्सी हो गया, ये सब चीज़ क्या हो गया? यूनिवर्स के अंदर में आता है। तो इस तरह से जो है मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक यू, धन्यवाद।